दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एएओ जिसे कहते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें इस सेक्शन में हम केवल सामान्य विज्ञान के प्रश्नों पर फोकस करेंगे। और यह जो एग्ज़ाम है 20 अगस्त 2022 को आयोजित किया गया, यानी कि कल आयोजित किया गया है। और पेपर का लेवल बहुत ही मतलब स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब कि थोड़ा सा टफ लेवल है, मॉडरेट टू टफ लेवल है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें 26 जो है साइंस का सेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक, हिंदी वाला तो बहुत टफ हो जा रहा है। हिंदी वाले में देखते हैं नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारक क्या हैं। मतलब कि अगर कोई न्यू रेसेज यानी न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है, नई स्पीसीज का, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, क्यों होता है ऐसा। ठीक, तो यहाँ देखिए दिया गया है कि आइसोलेशन दिया गया है, कंपटीशन एंड वेरिएशन यानी प्रतिस्पर्धा और विभिन्नता। ठीक है, आइसोलेशन एंड कंपटीशन, ये तीनों गलत हो जाएगा। इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा आइसोलेशन एंड म्यूटेशन। ठीक है, आइसोलेशन एंड म्यूटेशन इसे कहते हैं विलगन एवं उत्परिवर्तन। विलगन एवं उत्परिवर्तन। तो यहाँ पर देखिए ये डी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आइसोलेशन और होता है कि वेरिएशन, आइसोलेशन वेरिएशन होता है विभिन्नता। और विभिन्नता को कहीं ना कहीं हम क्या कहते हैं कि उत्परिवर्तन विभिन्नता में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो इस यहाँ पर हम ऑप्शन डी को सही कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डिब्रिन ने दिया था और कहीं ना कहीं ये विभिन्नता से ही संबंधित है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। ठीक, इसके बाद क्रेफिश। क्रेफिश 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 को कहते हैं हम प्रॉन या झींगा। झींगा देखा होगा आप लोगों ने। तो झींगा को कहते हैं, यह जो है आर्थ्रोपोडा संघ का एक जीव है, जंतु है आर्थ्रोपोडा संघ का, और क्रस्टेशियन वर्ग में रखा गया, क्रस्टेशिया वर्ग। तो क्रेफिश जो होता है इसका ब्लड का कलर पूछा गया। देख रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो इसका जो कलर होता है ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ब्लू कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात की जा रही है। तो यह कहाँ पर होता है? यह जो होता है माइटोकांड्रिया में यह संपन्न होता है। और माइटोकांड्रिया में जो क्रिस्टी होता है, माइटोकांड्रिया में क्रिस्टी होते हैं और क्रिस्टी में यह संपन्न होता है। और माइटोकांड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का विद्युत गृह भी कहते हैं, क्योंकि माइटोकांड्रिया के अंदर ही जो हमारा फूड होता है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और एटीपी में एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, और वही ऊर्जा हमारे काम के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। सीड की बात की जा रही है, बीज। बीज निम्नलिखित में से क्या होता है? ठीक, सीड क्या होता है? तो दिया गया है स्टोरेज फूड दिया गया है, बीजावरण दिया गया है। ठीक, इसका इंग्लिश वर्जन देखिए। हिंदी में साइंस जो है बहुत टफ हो जाता है। स्टोरेज फूड हो गया, एम्ब्रियो, सीड कोट एंड ऑल ऑफ द एबव दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो सीड्स का डिफिनीशन अगर देखें तो सीड्स आर प्रोडक्ट ऑफ रेपेंट फूड ओव्यूल होता है, यानी कि जो पका हुआ अंडाशय होता है। ठीक है, पका हुआ अंडाशय होता है। तो इसमें जो है देखिए स्टोरेज फूड, सीड में फूड भी स्टोर रहता है, भोजन भी रहता है। इसके बाद भ्रूण भी होता है। ठीक है, सीड का कोट भी होता है, एक मतलब लेयर भी ऊपर पाई जाती है। तो इसलिए ऑप्शन जो होगा डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, वैसे तो रेपेंड फूड होता है, रेपेंड ओव्यूल होता है, यानी कि पका हुआ जो ओव्यूल अंडाशय है वो सीड कहा जाता है। तो इनमें से आवरण भी होगा, भ्रूण भी होगा उसमें, और भंडारित भोजन भी होगा। भोजन इसलिए होगा क्योंकि देखा होगा चना, मटर, राजमा,
जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, बीज वाले पौधे होते हैं, और इनका बीज ही हम खाते हैं। सोयाबीन हो गया, सोयाबीन का सीड आता है, तो ये सब क्या होते हैं, बीज को हम खाते हैं। इस वजह से क्या हुआ कि यह एक प्रकार के स्टोरेज फूड का भी काम करता है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है कि फल निम्नलिखित में से क्या है। फल, फल की बात की जा रही है, तो फल के बारे में पूछा जा रहा है। इंग्लिश इसका इतना टफ हो जाता है ना कि गूगल से ट्रांसलेट करके लोग डाल देते हैं। अ फ्रूट इज ए प्रोडक्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है, ये हो सकता है सही प्रोडक्ट ऑफ ओवरी, पोस्ट फर्टिलाइजर बॉडी कंटेंस। ये देखिए इसमें से जो ऑप्शन आपका करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ओवरी, ऑप्शन बी जो है यह करेक्ट हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। और वैसे देखिए आयोग पर डिपेंड करता है, आयोग चाहे तो ऑप्शन ई भी टिक कर सकता है, ठीक है, ओके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फल जो है पुष्पासन यानी फूल को सबको मिला करके फल बन जाता है, जैसे सेब हो गया, नाशपाती हो गया। तो अब देखिए क्या होता है, आयोग कौन सा आंसर करता है, लेकिन इसमें जो मेन जो होगा आपका ये अंडाशय का उत्पाद, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट दिया गया है, फंगस किस प्रकार के जीव हैं। फंगस, फंगस मतलब कवक, तो मृतोपजीवी होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं, सेप्रोफाइट। जैसे देखा होगा कुकुरमुत्ता वगैरह निकले होते हैं, जो लकड़ियाँ होती हैं सड़ी हुई जगह पे, सड़े गले स्थानों पर क्या होते हैं, ये उगते हैं। तो जैसे हो गया इसमें तो मृतोपजीवी यानी मरे हुए जीवों पर आश्रित रहते हैं, सेप्रोफाइट्स जिसे कहते हैं, सेप्रोफाइट्स हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बियर के फर्मेंटेशन, बियर के फर्मेंटेशन यानी किण्वन होता है, फर्मेंटेशन को हम किण्वन कहते हैं। और किण्वन में क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं होता है, और यह जो था ईस्ट की उपस्थिति में होता है फर्मेंटेशन। देखा होगा शराब वगैरह बनाते हैं तो शराब में क्या होता है, अल्कोहल होता है, अल्कोहल में ईस्ट जो होता है की का उपयोग करके, बियर के फर्मेंटेशन में यहाँ पर देखिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ओके। बियर के फर्मेंटेशन, क्योंकि क्लब फंजाई होगा नहीं, एक मतलब कवक का एक प्रकार है। मशरूम तो देखिए खाने में प्रयोग किया है। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम तो आपका एंटीबायोटिक है, ठीक है, पेनिसिलियम एक नोटाइटम से एक फंजाई यह भी है, इससे हम एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं। तो इसमें से जो ईस्ट ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है। तो वायु प्रदूषण यानी कि एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट जो है पौधे के किस भाग पर। तो यहाँ देखिए अगर थोड़ा सा हम अगर अवेयर हो जाए, थोड़ा सा अवेयरनेस है इसमें दिखाना है कि जैसे देखिए कि वायु प्रदूषण पौधे के हर भाग को प्रभावित करता है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर भाग को प्रभावित करता है, लेकिन पत्तियों पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है, फूलों पर ही पड़ता है। फूल क्या होंगे, अगर मान लीजिए जहाँ पे वायु प्रदूषण होगा, फूल का कलर चेंज हो सकता है, ठीक है, फूल मुरझा सकता है जल्दी ही। पत्तियों पर क्या होगा, पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, ठीक। तो इसमें से ऑप्शन जो होगा ई करेक्ट हो जाएगा। दो या दो से अधिक आंसर सही हैं, तो इसमें से तीनों सही है कहीं, ठीक है, कम से कम ए बी सी तो सही है ही। तो इसमें देखिए फूलों में जैसे कि ओजोन की बात करें तो ओजोन एक प्रकार का, मान लीजिए वह जो ट्रोपोस्फियर में ओजोन है वो एक प्रकार से यह ओजोन प्रदूषण की तरह काम करता है, प्रदूषक की तरह काम करता है। तो यह क्या करता है, पौधों की पत्तियों को डैमेज कर देता है, ठीक है, पौधों की पत्तियों को डैमेज कर देता है ओजोन। इसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी क्या करता है कि जो पत्तियां मतलब मेच्योर होने से पहले ही पत्तियां पौधे से गिर जाती हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि पौधे का ग्रोथ संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि पत्तियों से ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न कराई जाती है पत्तियों के माध्यम से ही। तो जब पत्तियां ही नहीं रहेंगी तो पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो पत्तियां, तना, फूल इस सब पर प्रभाव डालता है, ठीक है, तो ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। द ऑप्टिकल फिनोमेना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो जो तारे जो टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं
वह किसकी वजह से होता है? अपवर्तन के कारण होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें से। वह जो है अपवर्तन के कारण हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, इसके बाद देखिए क्या है कि दाब के बढ़ने पर, ये तो प्रेशर कुकर वाला कॉन्सेप्ट है, इसके पहले हमने डिस्कस करा है इस क्वेश्चन को। दाब बढ़ाने पर प्रेशर इंक्रीज करता है अगर, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। ये जो आंसर लगा है जिसने पेपर दिया है उसका है, हमने तो इसको डाउनलोड किया है। तो इंक्रीज करता है, ठीक है, ये इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ाने पे इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि देखो प्रेशर कुकर में क्या करते हैं हम, हाई प्रेशर अप्लाइड करते हैं, प्रेशर कुकर को बंद कर देते हैं, जिससे ज़्यादा प्रेशर क्या होता है उस पर पड़ता है। ठीक है, दाब बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर प्रभाव पड़ेगा तो बढ़ जाएगा। ठीक है, बोलोमीटर, व्हाट इज बोलोमीटर? देख रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। अभी हम दिखाएंगे कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो नीट के एग्जाम में पूछे गए हैं, जो एमबीबीएस का लोग एंट्रेंस एग्जाम देते हैं उसमें के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इतना टफ इन्होंने पेपर बना दिया है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जनरल साइंस पूछ रहे हैं तो जनरल साइंस से क्वेश्चन बनने चाहिए। बहुत ही मतलब लेवल बहुत ही टफ कर दिया इन्होंने। तो बोलोमीटर, चलिए तो आसान सवाल है, तो हीट रेडिएशन से संबंधित है। बोलोमीटर जो है हीट रेडिएशन से संबंधित है। ठीक है, ऊष्मा विकिरण संबंधित है। ऊष्मा विकिरण के मापन के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? यह मतलब फिजिक्स की कौन सी ब्रांच होती है? तो यहाँ देखिए प्लाज्मा फिजिक्स है, दिस इज प्लाज्मा फिजिक्स। कैसे है? क्योंकि जब जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा एक मतलब अवस्था होती है, ना ही इसे हम ठोस कह सकते हैं, ना ही द्रव कह सकते हैं, ना ही गैस कह सकते हैं, एक अलग प्रकार की अवस्था होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ब्लड में हमारे प्लाज्मा पाया जाता है, और उसमें प्लाज्मा में बहुत सारे जो प्रोटीन्स हैं और मिनरल्स हैं उसमें क्या होते हैं, घुली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक प्लाज्मा एक टाइप है, और प्लाज्मा क्या होगा, विस्कस ज़्यादा होता है या इसमें गाढ़ापन होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो आयंस होते हैं या इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो आयनिक स्टेज में अगर कोई पदार्थ आ रहा है या इलेक्ट्रॉनिक स्टेज में पदार्थ कोई भी पदार्थ आ रहा है, तो प्लाज्मा भौतिकी के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। यहाँ देखिए आयनिक स्टेट दिया गया है। इसके बाद देखिए, ये देखिए क्वेश्चन आया है, तो कहीं ना कहीं ये सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन नहीं है अगर देखा जाए तो। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाने चाहिए। यहाँ देखिए हम इसको क्या कहते हैं कि चित्र में दिया गया है 2 एम्पियर दिया गया है। ठीक है, यहाँ 2 एम्पियर दिया गया है, और दिया गया कि आर का वैल्यू, यहाँ देखिए 2 दिया है, 2 ओम है, और आर कितने ओम होगा आर का वैल्यू, तो आर इक्वल टू होता है वी अपॉन आई, वोल्टेज अपॉन करेंट इज इक्वल टू रजिस्टेंस के बराबर होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है। तो आर बराबर क्या होगा, आर प्लस 2 या 2 प्लस आर कर सकते हैं, इज इक्वल टू वी, वी कितना दिया है, वी का वैल्यू दिया है 6 वोल्ट, तो 6 अपॉन 2 एम्पियर। ठीक है, तो वी अपॉन आई, तो यहाँ पे देखिए 3 आ जाएगा। ठीक है, आर प्लस 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, आर प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अब आर इज इक्वल टू क्या होगा, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके, तो इसमें जो होगा ऑप्शन 1 ओम के बराबर होगा। देखिए ये क्वेश्चन जनरल साइंस में नहीं पूछा जाना चाहिए। ठीक है, अभी और भी सारे क्वेश्चन हैं। इस बार का जो पेपर बना है ना, थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा और अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि 67th बीपीएससी एग्जाम में पेपर और भी टफ हो सकता है। और अगर यही लेवल रहा ना, तो मुश्किल से 30 में से ज़्यादा लोग 20 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन, तो यहाँ देखिए समुद्र की विभिन्न सतहों में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, समुद्र में क्या होता है,
क्योंकि वाटर होता है तो वाटर में क्या होता है, डिफरेंट लेयर्स पाई जाती हैं, कई स्तर पाए जाते हैं, और सबका जो होता है तापमान अलग अलग होता है, तो ये तापांतर के कारण होता है। ठीक है, ये एक तरह से देखा जाए तो वो भूगोल का क्वेश्चन है। जो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज बताया था कि जल क्या है कि बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है, धीरे धीरे गर्म होता है और बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है। इसके अपेक्षा जो स्थल भाग है बहुत तेज़ी से गर्म होता है और तेज़ी से ठंडा होता है। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज वाला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजन वाला है, लेकिन अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। स्केप वेलोसिटी दिया गया है, पलायन में वेग दिया है 11 किलोमीटर पर सेकेंड, और सैटेलाइट को ऊपर की तरफ 60 डिग्री पर प्रोजेक्शन दिया गया है, 60 डिग्री एंगल पर उसको फेंका जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि पलायन वेग क्या होगा। ठीक है, ये इन्होंने जो सवाल लगाया इसको हम इग्नोर कर देते हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ देखिए एक्चुअली दिया क्या है, अगर हम पलायन वेग का डिफिनीशन देखें स्केप वेलोसिटी, तो स्केप वेलोसिटी में क्या होता है कि दिया गया है कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से अगर किसी भी बॉडी को या वस्तु को हम फेंकते हैं तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो गया। इसका वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, तो पलायन वेग के डिफिनीशन में एंगल वगैरह की बात नहीं की गई है। तो ऐसे देखा जाए तो 11 किलोमीटर पर सेकेंड अगर स्केप वेलोसिटी है तो एंगल का मतलब ही नहीं है, आप किसी भी डायरेक्शन फेंको, अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है तो इसका जो स्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, अगर एक और दूसरा व्यू देखें तो v इक्वल टू वी साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो अगर ऐसे लगाया जाए तो इसमें जो हो जाएगा 11√3/2। ठीक है, तो ऑप्शन ई करेक्ट है, लेकिन ये वाला गलत है, यही वाला सही होगा। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है। आपने देखा होगा वीओ, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होता है √g/r होता है। जी का वैल्यू 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड, और आर जो होता है रेडियस कितना होता है अर्थ का 6400 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो जब इस वैल्यू को हम इसको मान लें 10 करके कैलकुलेट करते हैं तो लगभग आता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसके बाद हम वी जब निकालते हैं स्केप वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब कक्षीय वेग। कक्षीय वेग का मतलब हुआ कि उपग्रह जो होते हैं करीब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के साथ चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी के साथ ही चक्कर लगाते हैं एक स्टैटिक पॉइंट पर फिक्स होकर के। यानी इनका जो परिक्रमण काल होता है कितना होता है, 24 घंटा पृथ्वी के बराबर ही होता है उपग्रह। तो उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी कक्षीय वेग, उपग्रह के कक्षीय वेग उपग्रह का। जब हम पलायन वेग की बात करते हैं तो यहाँ जो फार्मूला हम लिखते हैं √2 v0। ठीक है, तो √2 से जब हम 8 किलोमीटर पर सेकेंड को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, तो आता है करीब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, तो वही स्केप वेलोसिटी होता है इसका। ठीक है, इसको हमने अच्छे डिस्कस कर दिया। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए वाला सही होना चाहिए। अब देखिए आयोग की मर्जी है, जब से इन्होंने ऑप्शन ही दिया है तब से और ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। ठीक है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए एक सेकेंड में जो दोलक को रॉकेट में माउंट कर दिया जाता है और इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट, इंग्लिश वाला थोड़ा देख लेते वर्जन, बहुत थोड़ा टफ लग रहा है। अ सेकेंड पेंडुलम एज माउंटेड इन अ रॉकेट, इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीजेज व्हेन द रॉकेट। ठीक है, तो मूव अप विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दिया गया, मूव राउंड द अर्थ इन द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, कम डाउन द अर्थ। ठीक है, मूव अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसमें आपका ये वाला ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मूव्स अराउंड द अर्थ इन अ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है,
जियो स्टेशन ये भी बताया था, जो पृथ्वी के साथ जो उपग्रह चक्कर लगाते हैं जिनका आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड कितना होता है, 24 घंटा होता है, इसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं कहते हैं। ठीक, वह भी चक्कर लगाने लगेगा। इसके बाद देखिए फेम्टोमीटर। और फेम्टोमीटर 10⁻⁻15 मीटर होता है। और फेम्टोमीटर, ठीक है, ये बहुत ही आसान सवाल है। नैनोमीटर पूछा जाता है 10⁻⁹। माइक्रो पूछा जाता है, माइक्रोमीटर 10⁻⁻6। ठीक है, पीको पूछा जाता है, पिकोमीटर 10⁻12 पिकोमीटर होता है। फेम्टो पूछा 10⁻15। ओके, यह फेम्टोमीटर का आसान सा सवाल था ये। इसके बाद देखिए प्रकाश वर्ष, इसको हमने कई बार डिस्कस कराया है प्रैक्टिस सेट वाले में। तो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दूरी का मात्रक है। ठीक है, आसान सा है। लाइट ईयर क्या होता है? प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को लाइट ईयर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो दर्दनाशक होता है, पेन किलर कौन सा है? तो पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, ये जो है एंटीबायोटिक हैं यानी प्रतिजैविक हैं। ठीक है, अब ऑप्शन डी इज नोवल्जीन, तो नोवल्जीन इसमें से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोवल्जीन। ठीक है, नोवल्जीन जो होता है एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है और यूज्ड एज अ एनाल्जेसिक इफेक्ट, पेन किलर, एक पेन किलर की तरह काम करता है। ठीक है, और इसका जो नोवल्जीन जो है ब्रांड है, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ये एक प्रकार का ब्रांड है, यानी मतलब कंपनी का दिया गया नाम है। इसमें जो साल्ट होता है उसे कहते हैं मेटामिजोल, मेटामिजोल होता है इसमें साल्ट जो होता है। ठीक है, और नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग है। ठीक है, मेटामिजोल, इसमें साल्ट होता है। जैसे देखा हो पैरासीटामॉल, पैरासीटामॉल जो है कई ब्रांड से आता है, कैल्पाल आता है, पीमॉल आता है, क्रोसिन के नाम से आता है। ओके, तो मेटामिजोल नोवल्जीन। साबुन में आमतौर पे बिथियोनल, ये देखिए बहुत ही थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेवल बहुत हाई है। तो बिथियोनल, साबुन में हम बिथियोनल का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं? ठीक है, तो बिथियोनल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक, और ख़ास करके जो मेडिसिनल शॉप होते हैं, मेडिसिनल शॉप होते हैं यानी कि जो दवा के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, मान ली कोई स्किन से संबंधित बीमारी हो गई, उसके लिए यूज किया जाता है, तो यह एक प्रकार का एंटीसेप्टिक इफेक्ट है। ये देखिए, रोगाणुरोधक एंटीसेप्टिक होगा, एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीसेप्टिक क्रीम आता है। एंटी मतलब अगेंस्ट, सेप्टिक मतलब होता है स्किन, त्वचा, त्वचा के अगेंस्ट काम करने वाला होता है। ठीक है, इधर इंग्लिश वाला थोड़ा देख लें। कहाँ आ गया एंटीसेप्टिक? एंटीसेप्टिक बिथियोनल। ठीक है, बफरिंग एजेंट एंटीसेप्टिक वाला ही सही जगह। ठीक है, ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। हिंदी तो बहुत टफ है, डायरेक्ट ट्रांसलेट किया गया यूपीएससी की तरह। कोल्ड कंडीशंस में नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर, तो इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर तो ये आपके चार तीनों हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर, सैकरीन, सुक्रालोस और अस्पार्टेम। एक कृत्रिम मधुरक होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर जो के लिए के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन्हें हम क्या करते हैं, लैब में बनाते हैं, और यह मीठे होते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और इसको यूज कौन करता है? जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए बनाया गया है। तो इसमें कहा गया कोल्ड कंडीशन की बात की जा रही है। ठीक है, वैसे तो ये तीनों हैं लेकिन किया जा रहा है कोल्ड कंडीशन की बात। तो कोल्ड कंडीशन में क्या होगा, जो एस्पार्टेम है, ये वाला एस्पार्टेम, एस्पार्टेम का यूज कोल्ड कंडीशन में किया जाता है। ठीक है,
यह स्टेबल होता है कोल्ड कंडीशन में। मनुष्य में यकृत में ग्लाइकोजिनोलिसिस, देख लीजिए ध्यान से, ग्लाइकोजिनोलिसिस बताया था मैंने, ग्लाइकोजन है एंड लिसिस है, LYSI बताया था। लिसिस मतलब होता है टूटना, जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, निर्माण करना। तो ग्लाइकोजन को तोड़ा जा रहा है, ग्लाइकोजन को तोड़ा जा रहा है, ठीक है। और ग्लाइकोजन को तोड़ा किस में जाता है? ग्लूकोज में तोड़ा जाता है। ओके, बताया था ग्लूकागान और इंसुलिन हार्मोन के बारे में। तो इसमें दिया गया ग्लाइकोजिनोलिसिस को उत्तेजित करने वाला, एक्टिवेट कौन करता है तनावपूर्ण स्थिति में? तो दिस इज एड्रेनलिन हार्मोन, दिस इज आल्सो नोन एज एपिनेफ्रिन। अगर कहीं एड्रेनलिन की जगह एपिनेफ्रिन हो तो ये भी सही है, एड्रेनलिन। और यह कहाँ से रिलीज होता है, कहाँ से एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट होता है, स्रावित होता है? जो हमारे किडनी है, किडनी के ऊपर टोपी नुमा दो संरचना पाई जाती है दोनों किडनी के ऊपर, ठीक है, उसे एड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं, एड्रीनल अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। और उसी से एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। तो एड्रेनलिन, इसे हम 3F हार्मोन्स भी कहते हैं, लड़ो या उड़ो हार्मोन के भी नाम से भी जाना जाता है, लड़ो या उड़ो हार्मोन। 3F हार्मोन, फियर यानी डर, फाइट मतलब लड़ाई करना, फ्राइट मतलब भाग जाना, ठीक है, एड्रेनलिन। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, हमने इसके पहले डिस्कस भी कराए सारे क्वेश्चन, इनमें से अधिकांश क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस सेट में कराया है। इसके बाद देखिए, रोगाणु रोधक तथा निसंक्रामक सूक्ष्म जीवों को या तो मार देते हैं या उनकी वृद्धि रोक देते हैं। तो ये बात कर रहे हैं कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से पूछा गया कौन सा कथन जो है असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो दिया गया है कि क्लोरीन और आयोडीन को सशक्त निसंक्रामक, अब देखिए थोड़ा इंग्लिश देख लीजिए, बहुत ही कठिन है निसंक्रामक। निसंक्रामक मतलब हुआ कि डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट अभी बता रहे हैं, हमने पहले डिस्कस कराया इसके पहले कि डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, ठीक। तो यहाँ देख, क्लोरीन एंड आयोडीन आर यूज्ड एज स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक का काम क्या होता है? जो लिविंग सेल होती है, जीवित कोशिका होती है, जैसे हम क्रीम लगाते हैं तो अपनी लिविंग सेल पे यानी जीवित कोशिका पर क्रीम को अप्लाई करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एंटीसेप्टिक, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? निर्जीव जगह पे, यानी जहाँ पर जीवन नहीं, पैसे फर्श टाइल्स को साफ करने में हम फिनॉल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, फिनॉल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, फिनॉल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए, क्लोरीन और आयोडीन आर यूज्ड एज स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट, ये वाला टर्म दिया गया है, ठीक। तो 0.2% फिनाल, अगर हम देखिए एग्जांपल दे रहे हैं 0.2%, ये वाला जो है अभी सब कवर कर रहे हैं, 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनाल इज एंटीसेप्टिक वाइल 1% सॉल्यूशन इज डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट, ये सही है। यहाँ देखिए नॉट टू करना है हमको, ठीक है, यानी ये वाला जो है सही है, सही कह रहा है। इसके बाद देखिए दिया गया है कि डिसइंफेक्टेंट हार्म द लिविंग टिश्यू, डिसइंफेक्टेंट हार्म द लिविंग टिश्यू, ठीक है। तो कहीं न कहीं ये भी सही है, अगर हम उसको अपने कोशिका पर डिसइंफेक्टेंट को अगर अपने कोशिका पर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, हमारे शरीर को, हमारी त्वचा को नुकसान कर सकता है। ये आप देखिए 0.2% फिनॉल एंटीसेप्टिक का यूज किया गया, 1% सॉल्यूशन डिसइंफेक्टेंट, यानी कि यहाँ परसेंटेज हमने क्या किया, बढ़ा दिया, तो कहीं न कहीं हमारी त्वचा के लिए वह हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए दिया गया है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड और हाइड्रोजन परऑक्साइड, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कोई डिस्कस नहीं कराएगा, सही बता रहा हूँ मैं, इसको कोई नहीं डिस्कस कराएगा, इसको ध्यान जरा दीजिएगा अच्छे से कि हाइड्रोजन परऑक्साइड आर स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक, बोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो बोरिक एसिड और हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 का सॉल्यूशन जो है मोल्ड और फंगस यानी फंगस को मारने के लिए किया जाता है, ठीक है। और यह जो होता है माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है, माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है, स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक
नहीं होता है, ठीक है। और क्लोरीन आयोडीन आर यूज्ड एज स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट। ओके, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है बी इज इनकरेक्ट, जे वाला ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड, बोरिक एसिड का प्रयोग हम करते हैं आँख वगैरह को धोने में, आई को मान लीजिए बोरिक एसिड का पाउडर आता है, उसको हम साफ करने में, स्किन त्वचा साफ करने में, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम करते हैं आँख को धोने में, जबकि H2O2 का प्रयोग करते हैं डिसइंफेक्टेंट के रूप में हम प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो टर्म दिया गया है ये गलत है, माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें से बोरिक एसिड और तनघोल का प्रयोग हाइड्रोजन, जे वाला बी वाला जो है गलत दिया गया। स्ट्रॉन्ग शब्द जो है ये गलत है। अब देखिए आयोग क्या आंसर करता है। वैसे तो 4-5 क्वेश्चन विवाद वाले होते ही हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं करता है, यानी ह्यूमन बॉडी किसका उत्पादन नहीं करता है? तो विटामिन का उत्पादन ह्यूमन बॉडी नहीं करता है, विटामिन का। जैसे कि मान लीजिए विटामिन डी का फॉर्मेशन तो ह्यूमन बॉडी में होता है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। डाई एर्गो कोलेस्ट्रॉल, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कैसे वो काम करता है हमारे बॉडी पे, ठीक, कैसे मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में बनता है। तो बॉडी में जो फैट होता है उसी की वजह से क्या होता है, उसी विटामिन डी का फॉर्मेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसमें जो सबसे जो सही उत्तर होगा विटामिन होगा। हार्मोन बनता ही है, एंजाइम होता ही है, डीएनए तो बॉडी में होता ही है, ठीक है। विटामिन जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ड्राई क्लीनर्स में यूज किया जाता है। ड्राई क्लीनिंग में उचित डिटर्जेंट के साथ प्रयोग होने वाली लिक्विफाइड गैस है, ठीक है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के स्थान पर हम कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया था लिक्विफाइड गैस। ओके, लिक्विफाइड गैस कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी, देखिए कीमोथेरेपी निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी क्या है? कीमोथेरेपी के बारे में पता है? थेरेपी मतलब होता है ट्रीटमेंट और कीमो मतलब केमिकल्स। तो रसायन से अगर इलाज किया जाए रासायनिक पदार्थों द्वारा तो उसे कीमोथेरेपी कहते हैं। और ज़्यादातर यह कैंसर में यूज होता है। कैंसर की कोशिकाओं को, कैंसर में क्या होता है, जो इरेगुलर सेल ग्रोथ होने लगती है, यानी अनियमित कोशिका की वृद्धि होने लगती है, तो उन्हीं कोशिकाओं को डैमेज करने के लिए हम कीमोथेरेपी करते हैं, ठीक है। तो इसमें कीमोथेरेपी में देखिए क्या उपचार के लिए उपचार के लिए जो केमिकल्स का प्रयोग होगा इसमें से ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। इन्होंने ऑप्शन सी करेक्ट किया है, तो जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक। कहीं कहीं पर कभी कभी रिएजेंट का भी प्रयोग करते हैं, विकर्मक का भी प्रयोग करते हैं। हो सकता है इनमें से उपयुक्त सभी ऑप्शन या इनमें से ई वाला ऑप्शन आयोग दे दे, लेकिन जो सबसे सही उत्तर है आपका बी वाला सही। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सम्मोहक ड्रग यानी हिप्नोटिक ड्रग कहलाता है? हिप्नोटिक ड्रग, ठीक। तो हिप्नोटिक ड्रग में जैसे ल्यूमिनॉल आता है, ल्यूमिनॉल आता है। इसके अलावा सैकोनल आता है, इस सैलॉल दिया है, सैकोनल इज आल्सो हिप्नोटिक ड्रग, ठीक है। तो इसमें देखिए ल्यूमिनल ऑप्शन सही हो जाएगा, सैलॉल कैटेकॉल ये सब सही नहीं है, ठीक। कैटेकॉल का प्रयोग हम फोटोग्राफी में भी करते हैं। कैटेकॉल का कौन सा, ये ल्यूमिनॉल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो इंटरफेरॉन किससे संबंधित है? वायरस से संबंधित है, बताया था, इसके ऊपर डिस्कस किया है हमने, वायरस से संबंधित है। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो दिस इज जीन जो होता है डीएनए का सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है, ठीक है। क्रोमोसोम पर डीएनए पाए जाते हैं और डीएनए पर जीन पाए जाते हैं।
जीन्स, डीएनए जीन से संबंधित है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछना नहीं चाहिए क्योंकि यह इस तरह क्वेश्चन नीट वगैरह एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्रोमोसोम की बात की जा रही है कि फीमेल जो बर्ड्स होती हैं, फीमेल बर्ड्स में किस प्रकार का क्रोमोसोम पाया जाता है। तो अजीब तरह का सवाल है, इस तरह का सवाल पूछना नहीं चाहिए। तो बर्ड में जो क्रोमोसोम्स होते हैं XO क्रोमोसोम्स पाया जाता है, ठीक नहीं, XO नहीं, XO तो ग्रासहोपर वगैरह में पाया जाता है। यहाँ देखिए ZZ और ZW पाया जाता है, ठीक है बर्ड्स में। यानी कि जैसे ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम X टाइप का होता है, अगर आकार की बात करें तो कहीं न कहीं X से मिलता है। इसी प्रकार से जो बर्ड्स में हमारे में XY पाया जाता है, XXY, इसमें ZZW पाया जाता है, ठीक। लेकिन इनमें क्या होता है, थोड़ा सा उल्टा होता है। फीमेल में बात कर रहा है तो फीमेल में ZW पाया जाएगा, ठीक है, जबकि मेल में ZZ पाया जाता है। मेल में ZZ पाया जाता है, ZZ टाइप का, लेकिन फीमेल में ZW पाया जाता है, ठीक है। और अगर ग्रासहोपर, ये देखिए XO जो है ग्रासहोपर का है, ग्रासहोपर में XO टाइप का पाया जाता है। ग्रासहोपर, क्रिकेट या फिर जो अन्य इसके अलावा कुछ और भी जो इंसेक्ट होते हैं उनमें पाया जाता है, ठीक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ये तो मतलब कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो अभी हमारा साइंस वाला कंप्लीट हो गया, करंट अफेयर वाला हम नेक्स्ट वीडियो में अलग से इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। और इसी को बेस बना के आप 67 और 68 बीपीएससी की तैयारी कीजिए, क्योंकि पेपर आउट होने की वजह से आयोग थोड़ा सतर्क हो गया है और वह पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया है, स्टैंडर्ड पेपर बना है, ठीक है। तो आपको साइंस पर थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी हम जो दूसरा वीडियो बनाएंगे उसमें करंट अफेयर टॉपिक को कवर करेंगे, तो देखा जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं।